अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और अब तक की सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें रंग ले आई हैं। ख़ासतौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, उनका नतीजा अब सामने आ रहा है। और जिन्होंने ईरान का दौरा किया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, ईरानी सदर से उनकी मुलाकात हुई, इसके साथ साथ स्पीकर से भी उनकी मुलाकात हुई। और अब अहम और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को हम मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जंग बंदी की मुद्दत तक खुली रहेगी, यानी कि जब तक ये जंग बंदी बरकरार रहती है आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे खोलने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ कमर्शियल शिपिंग के लिए अब खोल दी गई है। लबनान में जंग बंदी के हवाले से जो मुतालबा सामने आया था ईरान का, उसमें आपको बताएं कि 10 दिन के लिए लबनान में जब से जंग बंदी अनाउंस की गई है, उसके जवाब में अब ईरान की तरफ से अहम और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उसने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव नज़र आए। ख़ास तौर पर उन्होंने वॉर जोन जाकर, यानी कि ईरान जाकर, तेहरान जाकर उन्होंने दौरा भी किया उनसे और ईरानी क़यादत से मुलाकात भी की, उन्हें कन्विंस भी किया और सालिसी के लिए उनकी एफर्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि 3 ममालिक के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं, पहले वो सऊदी अरब गए, फिर उसके बाद कतर गए, इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और एफर्ट्स की जा रही हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर लगी हुई हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि चंद ही रोज़ में ये बाकायदा तौर पर मुआहदे पर दस्तखत भी हो जाएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर मंसूर जाफ़र साहब ने। मंसूर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब, इसको कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप समझते हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ बंद करने से ही मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो खुला था, अब तो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या हम ये समझें कि एक किस्म का मुआहदा हो गया? जी, इसका जो फौरन इम्पैक्ट देखने में आया है, खासतौर पे जो खाम ब्रेंट की जो इस वक्त तेल की जो कीमतें हैं, उनकी फौरी तौर पे 8% जो कीमतें हैं वो कम हो गई हैं इस ऐलान के होते सारी, यानी लम्हों के अंदर जो है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है और उसके साथ जो उसका एक दीगर बेनिफिट है। यकीनन एक जो पैरेलल एक्टिविटी हो रही थी आज, जो बरतानिया के वजीर आजम और फ्रांस के जो सदर थे उनके दरमियान 40 मुल्कों के मुख्तलिफ नुमाइंदगान के साथ वो एक वर्चुअल इजलास कर रहे थे, जिसका जो मेन थ्रस्ट था वो यही आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से और प्लस इन फ्यूचर इसको मैकेनिज्म के लिए डेवलप करने के लिए कोई तरीकाकार। मैं समझता हूँ ये दोनों ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि जिसके नतीजे में इस वक्त मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सप्लाई चेन के लिए काम करने वाले लोग हैं, सबसे बढ़ के अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के जो अवाम हैं, जो इस जंग की हिद्दत और शिद्दत और ख़ासतौर पे उसके जो इकोनॉमिक फॉल आउट है उससे मुतासर होना शुरू हो गए थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बिलखुसूस इस रीजन के लिए कि जिसका पूरे का पूरा जो आप कह लीजिए जो वहाँ की मादनियात हैं, चाहे वो तेल हो, गैस हो, वो इस वक्त ज़मीन की अमानत बन गई थी, तो अब उनको दोबारा दुनिया के पास जो है भेजने का इंतज़ाम, उसके लिए सहूलत जो है वो मैसर आ गई है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो एक्टिव वॉर जोन के अंदर इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब की मौजूदगी है और बिलखुसूस ये तो वो फील्ड मार्शल हैं कि जिन्होंने अपनी ईदें, अपनी जो जितने भी हैप्पी ओकेजन्स हैं, वो अपने हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अपनी फोर्सेस को सरहदी इलाकों में फ्रंट लाइन पर उनके साथ गुजार के जो है वो कुर्बान किए हैं। तो अब ऐसे मौके पे एक ब्रदर हमसाया मुल्क के साथ जो पड़ने वाली तकलीफ थी, उसमें यकीन उन्होंने जिस अंदाज से अपनी जान को खतरे में डाल के जो है वहां पे वो तशरीफ ले गए हैं एक बड़े वफद के साथ। और उन्हीं की मैं समझता हूँ ये दिलेरी, बहादुरी और कुर्बानियां हैं कि जिसके नतीजे में ईरान को शायद इतना बड़ा डिसीजन जो है उनकी वहां मौजूदगी की सूरत में ऐलान करने का मौका मिल रहा है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड भी है, क्रेडिट भी है कि जिस आबना को ना अमेरिका खुलवा सका, ना इसराइल खुलवा सका, ना पूरा यूरोप खुलवा सका, सारी दुनिया ने एड़ी चढ़ी का जोर लगाया और खासतौर पे बड़े बड़े बहरी बेड़े आए, वो आके करीब से दूर चले गए। और अब अमेरिका ने एक और ड्रामा रचाया कि हम एक ब्लॉकेड कर रहे हैं, उस ब्लॉकेड के दौर के अंदर भी जो है खुद ईरानी शिप जो है वो क्रॉस करते रहे, वहां जाते रहे, तो वो ब्लॉकेड का ड्रामा भी जो है वो फेल हो गया। अब फैसला इस बात पर हुआ है कि ये एक लिहाज से ईरान का इंटरनेशनल ये टेरिटोरियल वाटर है, ईरान ने ही उसने अपने ऐलान के साथ खोला है और ईरान ही इसको आइंदा भी बंद कर सकता है या इसको
इस अंदाज से मैनेज कर सकता है। तो ईरान का जो एक मैं समझता हूँ जो एक सॉवरेन राइट है वो कम से कम इस्टेब्लिश हो गया है। और ईरान ने इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि माजी बहुत बयानात आते रहे कि इसे ईरान ने बंद नहीं किया था, ये क्योंकि मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हिदायत थी शिप्स को कि वो यहाँ से ना गुजरे, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से हिदायत थी क्योंकि एक्टिव वॉर जोन है, वहाँ पे कोई नुकसान पहुंच सकता है उन्हें। तो उसकी बिना पर बड़े पैमाने पे दोनों तरफ ट्रैफिक जो है वो चोक हो गई थी। अदरवाइज इतनी जल्दी जो प्रोपोगंडा किया जाता रहा कि ईरान ने वहां पे बड़े पैमाने पे बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, वहां पे टॉर्पीडोज बिछा दिए हैं, अब वो सारी की सारी जो प्रोपोगंडा है इस वक्त हवा में तहलील हो गया है। और इस ऐलान के साथ मैं समझता हूँ जो एक खुशी की नवीद आपको, चाहे वो तेहरान के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, खासतौर पर यूरोपीय ममालिक जिनके यहाँ इस वक्त जो फ्यूल जेट फ्यूल है उसके बारे में तो ऐलानात आने शुरू हो गए थे, वो शायद अगले 20 दिन तक का बाकी रह गया। तो ऐसी सूरत में उनका पूरी दुनिया के साथ जो फजाई राब्ता है वो मुनक़ता हो सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीसीसी कंट्रीज जो है उनका फजाई राब्ता तमाम तर बड़े बड़े बैन अवी एयरपोर्ट सहूलियात होने के बावजूद दुनिया के साथ कट गया था क्योंकि ये पूरा एक्टिव वॉर जोन बन गया था और वहां पे सारी फजाई ट्रैफिक जो है वो गैर महफूज हो गई थी। इस बिल्कुल। ऐलान के बाद मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, और खासतौर पे वो दो अहम नुकात कि जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो शायद मुज़ाकरात के हद में मुज़ाकरात के लिए बोन ऑफ कंटेंशन है, एक न्यूक्स का मामला और दूसरा ये आबनाए हुर्मुज़ का। इन दोनों पर मैं समझता हूँ इस वक्त जो इत्तलात तेहरान से आ रही हैं न्यूक्स के हवाले से भी, वो भी यकीनन बड़ी खुशाइंद है। और यकीनन अभी वो किसी ड्राफ्ट की शक्ल में जब पाकिस्तानी हुक्काम उसको सर्कुलेट करेंगे मुतल्लिका पार्टीज के अंदर, तो आने वाले दिनों में इस वक्त खासतौर पे जो हमें इस्लामाबाद में जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं इंतजामी तौर पे, वो इस बात की नवीद दे रही हैं कि इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जो है बनफ़्से नफीस इस साइनिंग सेरेमनी में तशरीफ लाना चाहेंगे, उसका उन्होंने इंदिया भी दिया है। बिल्कुल और मंसूर इस साहब, वक्त डोनाल्ड मैं ट्रंप समझता हूँ तो कि खुद जो कह रहे हैं कि अगर ये डील जो है वो फाइनल होती है तो मैं भी पाकिस्तान जा सकता हूँ, इस्लामाबाद जा सकता हूँ। व्हाइट हाउस की जानिब से भी ये बारह बयानात सामने आए हैं कि वही वेन्यू होगा जो कि पहले था। आपको कितने चांसेस नजर आते हैं, एक तो ट्रंप के पाकिस्तान आने के हवाले से, दूसरा ट्रंप का पाकिस्तान आना इटसेल्फ एक बहुत गैर मामूली वाकया होगा। आपको क्या लगता है, एक मसला तो जैसे आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला तो हल हो गया, अब दूसरा आपने बात की थी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, आपको लगता है इसका भी कोई ऐसे काबिल हल नतीजा जो है वो निकल आएगा और एक दो रोज में शायद मामला तय हो सकता है मुज़ाकरात की सूरत में और मुआहदे की सूरत में? जी बिलाशुबा जी, क्योंकि जो बैकएंड पे इस वक्त डिप्लोमेसी जारी है उसमें इस बात को ही तयन किया जा रहा है कि ईरान इस बात पर तैयार है कि वो बीइंग सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी वो अपने इस हक से तो दस्तबरदार नहीं होना चाहता कि वो अपने जो यूरेनियम को अफजूदा ना कर सके, लेकिन उसके दर्जा बंदी में वो कमी कर सकता है और उसके पास इस वक्त जो ऑलरेडी यूरेनियम मौजूद है वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले किया जा सकता है जो उसको उसको डाउनग्रेड करे, उसको नाकाबिल अमल बना दे। तो ये बातचीत तो इस नौयत की आ रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। इसमें शायद पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये लगा दी जाए कि वो जो वहाँ पे मौजूद यूरेनियम है उसको डिग्रेड करने में और शायद कोई टेक्निकल मुआवनत फराहम कर सके, या इसी तरीके से उसको वहां से निकालने में कि जो इस वक्त टनों मलबे के नीचे जो दबा हुआ है, खासतौर पे ईरान पर होने वाली बमबारी और जो पहले इस पिछले बरस जो बमबारी की गई थी, तो उस नौयत पर। फिर दूसरे नंबर पे उसकी जो उस पर एक मॉरिटोरियम जो है वो लगाने की बात की जा रही थी कि जिसमें ईरान को पाबंद किया जा रहा था कि वो 20 बरस के लिए इस पाबंदी को बर्दाश्त करे, लेकिन ईरान जो है 5 बरस तक के लिए तो तैयार था, लेकिन शायद एक दरमियाना रास्ता जो है 20 और 5 के दरमियान, शायद वो 7, 8, 10 तक हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हतमी इतला यकीनन अभी नहीं है। लेकिन ये सारी तजावीज़ जो है वो फ्लोट हो रही हैं, उस पर डिस्कशन हो रही है और उस पर दोनों फरीकों के साथ जो है वहाँ पे इस वक्त हमारे जो फील्ड मार्शल मौजूद हैं वो अमेरिका को भी अपडेट कर रहे हैं और ईरान को भी अपडेट कर रहे हैं, दोनों के आपस में जो नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अब उसी की रोशनी में जब वो वतन वापस तशरीफ लाएंगे तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो तैयार होगा जो फाइनली सर्कुलेट किया जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर, और उसको फिर एक हतमी मायदे की शक्ल में तैयार किया जाएगा जिस पर यकीनन एक बाकायदा तकरीब के अंदर जो है वो दस्तखत किए जाएंगे, क्योंकि ये खित्ते को बल्कि दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग से बचाने के हवाले से एक ऐसी दस्तावेज होगी कि जिसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, इस्लामाबाद दस्तावेज होगा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम होगा। तो मैं जी। समझता हूँ इस्लामाबाद हकीकी मानों में इसम बामुसम्मा होने जा रहा है कि वो इस्लाम जो अमन व आश्ती का दीन है उसके हवाले से यकीनन एक ऐसे बहुत अमन व आश्ती के काम में पाकिस्तान को जो है ये खिदमत का मौका मिला है, और पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत ने हकीकी मानों में अपने इस जो
इस्लाम के नाम पे बनने वाला जो मुल्क है और ख़ास तौर पे उसके अमन व आशिकी का पैगाम उसको फैलाने में जितनी सफारतकारी की, बिल्कुल अस्करी, सियासी वो इस वक़्त मैं समझता हूँ दुनिया का तवज्जो का बिल्कुल मरकज़ है बिल्कुल मंसूर और साहब, इसी पर आपने बिल्कुल पाकिस्तान दुरुस्त को कहा। दावत दुनिया तस्लीम में जो बड़े है बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन आपने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में क्या इस लेवल की सिफारतकारी देखी है? जिस तरह प्रोएक्टिव होकर हमने ये भी देखा कि फील्ड मार्शल जो हैं वो कई दिन वो सोए नहीं और राब्ते करते रहे आलमी माहिरीन से, आलमी शख्सियात से, और फिर एक बाकायदा तौर पर एक वेन्यू डिसाइड हुआ इस्लामाबाद का। फिर फील्ड मार्शल जो हैं वो इतनी हिम्मत करके इस बहादुरी के साथ जो है वो तेहरान पहुंचे, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के साथ राब्ते में, इसके साथ साथ हमने कतर में, और साथ ही साथ जो है ट्रंप ने भी बारहा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो इस लेवल की सिफारतकारी, मिलिट्री सिफारतकारी और सियासी सिफारतकारी, आप इसको कैसे रेट करेंगे? मैं समझता हूँ जी कि हकीकी मानों में वो जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी ना कि जी फलां मुल्कों के दरमियान शटल डिप्लोमेसी हो रही है, तो शटल डिप्लोमेसी तो आमतौर पे शटल तो दो ही सिमतों में घूमती है, फ्रंट बैक एंड फोर्थ। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि हमारे जो सियासी और जो अस्करी क़यादत थी वो एक तरफ तो सऊदी अरब की तरफ फ्लाई करती थी, फिर उसके बाद वो जीसीसी कंट्रीज में आते थे, फिर उसके बाद वो ईरान को कायल और माइल करने के लिए उनसे राब्ता करते थे। तो कई जिहतों के अंदर जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है बैक वक्त जारी रही और फिर साथ उन्होंने इसमें सोलो फ्लाइट करने के बजाय जो मुतल्लिका फरीक हैं, जिन लोगों का इस पूरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, तुर्की का, मिस्र का, सऊदी अरब का, उनको जिस तरह अपने यहाँ होस्ट किया, फिर उसके बाद यही बात नहीं रुक गई। उन्होंने खित्ते के जो अहम ममालिक हैं, इन्हीं डिप्लोमेसी की सारी तजावीज़ को लेकर वो चीन तशरीफ ले गए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कतई ने रिस्क कि वो इससे पूरे प्रोसेस के दौरान उनको एक चोट भी आई, जी लेकिन उसको भूलकर वो अगले ही रोज़ चीन तशरीफ लेकर वहाँ पर जो 5 नुकात उन्होंने फ्लोट करवाए, एक मुश्तरका एजेंडे के तौर पे, मैं समझता हूँ वो बुनियाद बना अभी होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, जिसके नतीजे में ये सीज़ फायर हमें देखने को मिला है। तो ये पाकिस्तान की बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी थी, अस्करी बिल्कुल सियासी महाज पर, कि जिसके नतीजे में इतना बिल्कुल बड़ा मंसूर इशू जो जाफर है साहब, आपने वो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान ने सोलो फ्लाइट नहीं ली बल्कि दीगर स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया, और ये बहुत मुश्किल काम था जो कि बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम दिया। फिलहाल के लिए मंसूर जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो कि चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जो कि चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान है। अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये तो खबर 2 दिन पहले ही आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दे चुके हुए थे कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुआहिदा हो चुका हुआ है, और उसका असर जो है, सबसे बड़ी खबर तो आज भी सामने आ चुकी है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान भी कर दिया है। अब्दुल्ला साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकियां दी, 20,000 जगहों पे टारगेट भी किया और कहता रहा कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दें, कहता रहा कि कंप्लीट सरेंडर कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो वॉर जोन, एक्टिव वॉर जोन तक पहुंचे, ईरान में पहुंचे, ईरान की क़यादत से मुलाकात की और आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दी। दुनिया तो फिर बड़ी खुश होगी हमारी इन एफर्ट्स पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत आपको मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी ज़बान की लाज रखी और मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। देखिए, जो बात आई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने ट्वीट में लिखते हैं, ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज अब स्ट्रेट ऑफ ईरान हो गई है। मुबारक हो आपको। बात ही खत्म हो गई। जी अब आप देखें, ये वो बात है जो आज से 3 दिन पहले एडमिरल डोंग जन ने कहा था, जो कि वजीर दिफा हैं चाइना के। उन्होंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज पे ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, और आज डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर रहे हैं दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान, आबनाए ईरान, इसका नाम अब हुर्मुज उन्होंने नहीं कहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी जानिब अभी 8% मंडी के अंदर, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, कमी देखने में आई है और मजीद कमी हो रही है। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि किस तरीके से खलीजी ममालिक के लिए ईरान ने पैगाम दिया कि जनाब ठीक है, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे लिए अब ये आप ना खोल रहे हैं। ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे उनको रिलीज करने का अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी ये फैसला कर लिया है कि बतदरीज उनको रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे फील्ड मार्शल का ये साया सालार है
आपको पता है ना कि साया सालार क्या चीज है। वो ऑपरेशन जो वीआईपी के लिए किया गया और ऐसे पाकिस्तान के जहाजों की घन गरज हुई जिससे देख के ईरानियों के दिल घबराए नहीं बल्कि खुशी से लबरेज हो गए और उन्होंने जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए। सब हिलाली परचम के साथ हमारे JF-17 और हमारे जो J-10C जैसे जहाज जब वहां फजाओं के अंदर जाएंगे तो दुश्मन के ऊपर धाक तारी हो जाएगी और दोस्तों के ऊपर एक लज्जत तारी होगी। यही वो वक्त है कि साया सालार की वजह से आज पूरी दुनिया अमन का गहवारा बनती जा रही है और हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दूसरी मर्तबा पर्पल कारपेट वेलकम दिया गया है सऊदी अरब में। आप देखें तो सही पाकिस्तान कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है बाबा। ये तो आज जो यूरोप के अंदर मीटिंग हुई थी और पेरिस समिट के नाम से और उसके अंदर आबनाए हुर्मुज को खोलने की बात की गई थी, वो बात करते रह गए और यहाँ आबनाए हुर्मुज पाकिस्तान की और ईरान की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की रजामंदी से ये खुल गई है। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह का, पाकिस्तान की हुकूमत का और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पूरे का। तो सुनो सुनो गौर से सुनो कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मजीद इज्जत से नवाजा है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मज़ीद इज़्ज़त से नवाजा है। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस मुआहदे पर दस्तखत होने हैं और लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि अमेरिका से कौन आएगा, JD वैंस आएंगे, मार्को रूबियो आएंगे या डोनाल्ड ट्रंप खुद आएंगे। आपको क्या लगता है और वो कितना बड़ा इवेंट होगा फिर? जनाब, आपकी इतला के लिए इस्लामाबाद में तज़ीन व आराइश का काम सड़कों पे 15 किलोमीटर सड़क के ऊपर शुरू हो चुका है। वजीर आजम ने अंतालिया से तुर्किया से ये हुक्मनामा जारी कर दिया। CDA ने इतवार के दिन तक इस काम को खत्म करना है और तमाम सड़कों के ऊपर इस टाइम पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तमाम साइड के ऊपर जो रंग का काम है वो किया जा रहा है। जो घास वगैरह को काटना है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और इस टाइम पे पूरे पंजाब से पुलिस की री इन्फोर्समेंट बुलाई गई हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, क्योंकि शरारती एलिमेंट्स मौजूद हैं। 10 दिन की जंगबंदी हो चुकी है लबनान के अंदर, गो के उसमें इसराइल शरारत करेगा, लेकिन इस बात का इदराक ईरान को भी है, इसका इल्म अमेरिका को भी है और पाकिस्तान तो जानता ही है। लेकिन इस सब के अंदर फिक्र ना करें, ये वक्ती है और इसराइल को ये जंग बंद करनी पड़ेगी। वो लबनान के ऊपर ज्यादा देर इस किस्म का जुल्म नहीं कर सकता। अमेरिका को भी समझ आ गई कि ये जो ईरान है ये एक बहुत बड़ी गलती था उनका। उन्होंने यहाँ जाना अपने लिए मौत का सामान पैदा किया और अपने आप को मजीद, मेरे ख्याल में मजीद तकलीफ से बचाने के लिए, हजीमत से बचाने के लिए अब उन्होंने जो फैसला किया मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड वन। उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया। अमेरिका को चाहिए कि अब मजीद इसराइल के दामे फरेब में न फंसे और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर एक अमन और सलामती की फजा कायम करने में किरदार अदा करे। लोग शायद इस गलती को शायद दरगुजर कर जाएं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुश्किलात में इजाफा होगा। जहां तक इस्लामाबाद की बात है तो आप तैयार रहें, इस्लामाबाद में इस्लाम आबाद होने जा रहा है। वहां हमारे दीगर मुमालिक भी आएंगे, हमारे अरब भाई भी आएंगे, हमारे तुर्किया के भी नुमाइंदगी इंशाल्लाह यहाँ मुझे मुतवक्का है, क्योंकि इस खुशी के मौके पे हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत चाहती है कि किसी सूरत पाकिस्तान अरब दुनिया के दरमियान और ईरान के दरमियान जो एक खलिश पैदा हो गई है उसको दूर कर दे इस पुरमसरत मौके पर। और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद अकॉर्ड जरूर होगा, फजाएं इसके लिए तैयार हैं। ठंडी हवा यहाँ चल रही है जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है कि तुम जब अमन के लिए किरदार अदा करोगे तो अल्लाह फरमाता है
कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरे रास्ते में चल, मुझे रब होने की कसम, तू 1 कदम चलेगा मैं 10 चलूंगा, तू चल के आएगा मैं दौड़ के आऊंगा। पर कहीं ये नहीं कहा कि तू मुंजमद रहेगा तो मैं आऊंगा। पाकिस्तान ना मुंजमद था, ना मुंजमद है और ना रहेगा। आज के दिन पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन है। ईरान के लिए खुशी का दिन है। उनके शोहदा को सलाम, उनकी कुर्बानियों को आज फख्र से हम याद करते हैं और पूरी दुनिया उनकी कुर्बानी का मोतरफ है। लेकिन आज 2 मुल्क हैं जिसमें शायद चिराग नहीं जलेंगे, एक इसराइल और एक भारत, जिनको जी ये पाकिस्तान और ईरान की कामयाबी एक आंख नहीं भा रही। बिल्कुल जी, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, ये 21 तारीख तक तो जंगबंदी है और आबनाए हुर्मज़ भी जो है वो जंगबंदी की मुद्दत तक के लिए जो है वो खुली हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो, अब्दुल्ला साहब, ये इशारा दे दिया था कि जंगबंदी में एक्सटेंशन से पहले पहले ये मामला जो है वो तय हो जाएगा। अब मुआहदे पर दस्तखत आप 21 तारीख से पहले पहले आपको नज़र आ रहे हैं? हजूरे वाला मुआहदा हो चुका हुआ है। मैं तो आपको कब से कह रहा हूं, 11-12 अप्रैल को जब जेडी वेंस आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि उनकी 8 जो ईरान की शराइत थी उन पे तो बात ही नहीं की। दिस मीन्स कि उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली थी 2 बातों के ऊपर, आबनाए हुर्मुज और न्यूक्लियर के ऊपर इस्माइल बकाई साहब ने बाकायदा वजाहत कर दी कि वो तो कभी न्यूक्लियर बनाना ही नहीं चाहते थे, और बाकी रह गया मसला आबनाए हुर्मुज का, वो आपके सामने आ गए। अब जो मसला यहाँ यह है कि ये सारी चीज के अंदर मुआहदा तो सिर्फ तय पाना था, वो पा चुका था। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए सरकारी जबान का इस्तेमाल जरूरी था, जिसके तहत मुआहदा लिखा जाता है, जिसमें कानूनी नुकात को भी सामने रखा जाता है, जिसमें सियासी मामलात को भी देखा जाता है और जिसमें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का भी ख्याल किया जाता है। ये वो तमाम चीजें थी जिनके लिए वो अपने अपने मुल्क गए थे और मेरे ख्याल में बात तो तय हो चुकी थी। पाकिस्तान आएगा तो इंशाअल्लाह ताला मार्का हक से अब मार्का सच का सफर है। बिल्कुल जी, मार्का हक से मार्का सच का सफ़र है। अब्दुल्ला साहब, ये भी बताइए, वैसे जंगें जो है ना वो अमेरिकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बड़ा उसका इम्पैक्ट है। अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। आपको पता है कि जिस प्रेसिडेंट ने कोई जंग जीती होती है वो फिर इलेक्शन भी जीत जाता है। अभी ये जंग जो है वो सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हमें ये अंदाज़ा ज़रूर है वो इसका क्रेडिट ज़रूर लेंगे, वो क्रेडिट किसी और के पास जाने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि इस जो जंग हुई है, फरीकैन ने इससे क्या सबक सीखा है, और ख़ास तौर पर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन जो कि इस साल के एंड पर होने जा रहे हैं, उस पर इसका क्या असर आपको नजर आएगा? ईरान ने यह सबक सीखा कि उनका अल्लाह पे एतमाद मजीद मजबूत हो गया। उन्होंने यह सबक सीखा कि जब कुर्बानी देनी हो तो लीडरशिप सबसे पहले कुर्बानी देती है, शहादतें पेश करती है, फिर उनकी कौम तैयार होती है। ईरान ने यह सीखा कि जब हम एक असूली मौक़िफ़ गजा के ऊपर खड़े होते हैं तो फिर अल्लाह उसकी नुसरत साथ आती है। ये ईरान ने सबक सीखा, और ईरान ने सीखा कि आबनाए हुर्मुज को कैसे 100 न्यूक्लियर बमों के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान ने यह सीखा कि न्यूक्लियर ना भी हो तो आप न्यूक्लियर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और ईरान ने यह सीखा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ सजदा जायज है, बाकी किसी दुनियावी खुदा को वो नहीं मानते। ये ईरान का सबक है। अमेरिका का सबक ये है कि टेक्नोलॉजी के मोरालिटी के बगैर कुछ भी नहीं होती, और टेक्नोलॉजी को बुनियाद बनाकर दुनिया के ऊपर हमला करना दानिशमंदी नहीं होती, और ये भी कि कैलकुलेशन किए बगैर किसी मुल्क में घुस जाना इसराइल की खुशनुदी के लिए, शायद अमेरिका ये सीख जाए कि इसराइल उनके लिए लाइबिलिटी बन गया है, उनके लिए एक एसेट नहीं रहा, और अब इसराइल के चश्मे से उतार कर अमेरिका को, ईरान को और पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा अपनी निगाहों से, खुली निगाहों से, और ये भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया मोहब्बतों से तो जीती जा सकती है, ताकत के बलबूते के ऊपर ईरान जैसा मुल्क भी आप ज़ेर नहीं कर सकते, दूसरे मुल्कों की तो छोड़ दें। इसलिए अमेरिका के सबक बड़े टफ सबक हैं। उन्होंने मुश्किल हालात के अंदर इन चीज को विटनेस किया। अब अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल करे और वो सीख जाएं। देखते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं। अपने मियाँ मिट्ठू बनना
डोनाल्ड ट्रंप साहब की आदत है। वो तो कल भी ये कह रहे थे कि जी 10वीं जंग मैंने रुकवा दी है। तो 10वीं जंग शुरू किसने करवाई थी वो जरा फरमा दें। तो मकसद यहाँ यह है कि इस टाइम पे उनको जो मर्जी कर लें, उनका मीडिया, उनकी ऑपोजिशन, पूरी दुनिया, उसको सबको पता है कि कौन कंट्रोल में है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ही ये कह चुके हैं अभी कि ईरान ने ये खोल दी है, जबकि वो तो कह रहे थे कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है। वो तो ये कह रहे थे कि ईरान के पास हुर्मुज का कंट्रोल है ही नहीं। आज उस हुर्मुज का नाम वो आबनाए ईरान कह रहे हैं, हुर्मुज का नाम तब्दील हो गया। तो इसराइल ने जो इतना शर्मिंदा करवा दिया है अमेरिका को, जो कि अपने आप में एक अपने आप को सुपर पावर समझता है, इसराइल का अब क्या करना है? चूंकि अमेरिकी कांग्रेस या सेनेट में जो एक करारदाद पेश हुई है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइल के खिलाफ जो है 36 वोट पड़े हैं। तो क्या ये रियलाइजेशन जो है अमेरिका के अंदर, उसकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसकी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है कि इसराइल के पीछे नहीं लगना, नहीं तो काफ़ी शर्मिंदगी होगी, जो कि इस दफ़ा हुई है अमेरिका को? देखें, जब जनरल डैन केन ने और पीट हेगसेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर सहाफी ने सवाल पूछा कि आप अमेरिका फर्स्ट या इसराइल फर्स्ट? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, अमेरिका ही फर्स्ट है, लेकिन इसराइल भी साथी है हमारा। तो बात तो आ गई है ना जी। आज उनके मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं कि इसराइल को असला फराम न किया जाए। पहले कभी हुआ था? पहले कभी नहीं हुआ था। क्या पहले उनके मुल्क में 80 लाख लोग निकले थे? नहीं निकले थे। क्या उनके मुल्क के 50 रियासतों के अंदर मुजाहरे 3200 शहरों में हुए थे? नहीं हुए थे। तो आज इसराइल के हवाले से दुनिया को पता चल गया है, और खुद अमेरिका के सोल्जर्स ये बात कर रहे हैं कि हम ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम इसराइल की जंग ईरान की सरजमीन पर नहीं लड़ना चाहते। ये है वो बात। इसलिए इसराइल के हवाले से अब जो बातें आना शुरू हुई हैं, जिस तरह से जॉर्जियो मेलोनी ने, जो इटली की वजीर आजम है, जी। जिनको डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अपना करीबी समझते थे, मोस्ट फेवरेट जानते थे, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जनाब, इन्होंने मेलोनी ने जो बात कही है कि जी इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा रिस्टोर नहीं होगा ऑटोमेटिकली, मुझे इसके ऊपर उन्होंने अपने एतराजात का इजहार किया। दिस शोज के इसराइल तन्हाई का शिकार हो चुका है। दुनिया में कौन सा मुल्क अमेरिका के अलावा इसराइल के साथ खड़ा है? ये देखे ना, इस टाइम पे सूरत हाल तब्दील हो गई है। इंडिया खड़ा है, इस टाइम इंडिया। पे सच्चाई निकल आई है, और जो बुराई है वो खुलकर सामने आ चुकी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हर जगह उम्मीद की एक किरण जो है वो अब रोशन हुई है कि एक अमन कायम होगा, ख़ासतौर पर इस खत्ते में, और मशरिक़ वस्ता में भी अमन कायम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये भी इतलात सामने आई है। अमरीकी मीडिया इस हवाले से ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि 20 अरब डॉलर के जो फ्रीज्ड एसेट्स थे वो भी अब ईरान के जो है वो डी फ्रीज जो है वो करने के लिए अमेरिका में इस वक्त जो है वो गौर गौज जो है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ा मसला तो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश वाला मामला था, अब वो जो है वो उसे खोलने का ऐलान कर दिया गया है। दूसरा जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक है, इतलात यही हैं कि उसमें भी किसी न किसी लेवल पर इत्तफाक़ राय जो हो चुका हुआ है। अब बज़ाहिर यूँ ही लगता है कि सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है इस मुआहदे पर दस्तखत कब होंगे, कौन आता है, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। फिलहाल अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद आलमी मंडी में इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। इकनॉमिक कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस हवाले से? आने वाले दिनों में पेट्रोलियम की कीमतें किस हद तक कम होंगी? अभी ताज़ा इतलात के मुताबिक 10% से ज़ायद कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट्स में भी इसका पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है हमारे मैशर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब से आबनाए हुर्मुज़ बंद हुआ, बशमूल पाकिस्तान, बहुत से मुल्कों को क्राइसिस में ये ले गया इकनॉमिकली। अगर अब ये खुल जाता है और खुल भी गया है जैसे कि, इसका अब ग्लोबली क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो ऐलान सामने आया है वो आइसोलेटेड नहीं है। हमने पहले सदर ट्रंप से सुना कि मुज़ाकरात जारी होने वाले हैं, और फिर लेबनान में सीज़ फायर की बात सामने आई, और फिर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि कमर्शियल ट्रैफिक के लिए पोर्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जा रहा है। उस दौरानिए तक, जब तक ये सीज़ फायर जो है वो कायम रहती है। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बड़ा गहरा हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट में नजर आना शुरू हो गया। तेल बहुत तेजी से गिरा है। तेल तकरीबन 10% मैंने लास्ट टाइम देखा था, कुछ
मिनट पहले जी। वो 10% उसमें कमी वाक़ई हो गई। स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बॉन्ड मार्केट में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा सामने आया है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब तैयार हैं उनको गिराने के लिए, जिसका मतलब ये है कि फिर जो मईशत का पहिया है उसको एक टीका लग जाएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से मईशत का पहिया जो है वो चल सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो टैंकर्स और जो कंटेनर शिप निकलेंगी उनके इंश्योरेंस रेट जो है वो अचानक नीचे आ जाएंगे। तो इट्स ऑल पॉजिटिव न्यूज़ कमिंग अप। बिल्कुल। अच्छा, 40 रोज़ जी ये जंग चलती रही है और उसका इम्पैक्ट तो हमने ग्लोबली देख भी लिया। अब सिर्फ एक खबर जिसमें ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का भी सिर्फ ऐलान ही किया और आपने बता दिया 10%, तो आपने भी देख लिया 11.8% जो है अभी तक जो है वो कीमतें, तेल की कीमतें जो हैं, ब्रेंट खाम तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे आ चुकी हुई हैं। सर, इस तमाम अरसे के अंदर जब तक ये आबनाए हुर्मुज़ बंद रहा, अब खुलता है तो रिकवरी टाइम क्या होगा? कितने टाइम के अंदर वो जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी थी या उसका इफेक्ट हमें एक आम आदमी तक हमें जाता हुआ नजर आया था? कब तक ये रिकवरी फेज जो है कंप्लीट हो सकता है? देखिए, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो सेंटिमेंट का मामला है जिसमें यकीनी की फ़ज़ा या गैर यकीनी की फ़ज़ा। अभी तक इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है, उन्होंने दौरानिया जो ऐलान किया स्पेसिफिकली कि जब तक ये सीज़ फायर कायम रहती है, तो एक तो अभी वो गैर यकीनी का जो इसमें एलिमेंट है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, जब तेल की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, वो उसमें कोई फिजिकल शॉर्टेज का अभी तक मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि 100 मिलियन बैरल जो है वो रोज़ाना की तकरीबन तलब थी। तकरीबन 100 मिलियन बैरल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो अभी तो ये जिसको हम कहते हैं फियर प्रीमियम, जो इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ी थी, वो एक डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर तेज़ी से बढ़ गई। अब वो डर और खौफ जो है वो जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है, उसमें कमी वाक़या हुई है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल। तो एक्सपेक्ट करें कि कीमतें नीचे आएंगी और फिर आपको पता है कि तेल की कीमतों के साथ ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है, यानी कि आपके बस का टिकट हो, आपकी ट्रेन का ट्रैवल हो, आपका ट्रक का किराया हो, आपकी सब्जियों की कीमत हो, तकरीबन हर चीज़ की कीमत, जो ट्रांसपोर्टेशन का उसमें कॉस्ट फैक्टर है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर एक साहब, बड़ी तकवीत इसमें जो मिलती है वो स्टेट बैंक, जो सेंट्रल बैंक हैं दुनिया के, वो हाथ रोके बैठे थे। वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे नहीं ला रहे। वो उनको डर था कि शायद तेल की कीमत बढ़ने से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो हाई रहेगा। तो अब वो वाला जो डर है उसमें कमी वाक़ई हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानियों के लिए इसमें कौन कौन सी खुशखबरियाँ आप सुना सकते हैं? चूँकि हालिया हमने देखा था कि 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी हुआ, एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा इजाफा था, उसे थोड़ा कम कर दिया गया। फिर लोड शेडिंग हो रही है, वजह ये बताई जा रही है कि जंग लगी हुई है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। फिर गैस की शॉर्टेज है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, LNG का प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या पाकिस्तानी अवाम ये उम्मीद रखें कि अब उनके ये मसले जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुलने के बाद ख़त्म होने वाले हैं अनकरीब? देखिए, पाकिस्तान की जो माशी कमजोरियां हैं वो जंग से पहले भी सामने थी। ये आप समझिए कि जंग के नतीजे में एक उनका एक्सरे बन के हमारे सामने आ गया कि ये पाकिस्तान की माशी कमजोरियां हैं। मैं ये समझता हूं कि जब तक इस्लाहाती इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे, चाहे वो बिजली का शोबा हो, चाहे वो गैस का शोबा हो, चाहे वो बाकी शोबे हों जिसमें आपका फेडरल बजट का शोबा हो, वो उस वक्त तक सीधी राह पे नहीं चल सकते हैं जब तक इस्लाहाती इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे। यहाँ पे जोर और फोकस ज़्यादा टैक्स कलेक्शन पे दिया जाता है। जब तक फोकस जो है वो हुकूमती अखराजात, हुकूमती नुकसानात पे नहीं दिया जाएगा, उस वक्त मामला जो है वो सुधरते हुए नज़र नहीं आते। हमारी प्रॉब्लम्स का जो 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 बयानिया बनाया जा रहा था कि शायद इस खित्ते में जंग से कोई डायरेक्ट ताल्लुक है या जंग के नतीजे में हमारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, वो ज़मीनी हकीकत नहीं थी। वो हुकूमती बहाना समझ लीजिए, एक्सक्यूज समझ लीजिए। हमारे प्रॉब्लम जो हैं ख़ास तौर पे माशी इशू जो हैं वो जंग से पहले जी, के हैं। ठीक। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो जितने भी मुआशी मसाइल हैं वो जंग से पहले के ही हैं। सर, अगर ये भी खबर आई है, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है
कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ पर गौर कर रही है कि अब जल्द इस मुआहदे के फौरी बाद 20 अरब डॉलर जो फ्रीज्ड अकाउंट है एसेट जो हैं उसके ईरान के, अब उसे डीफ्रीज कर दिया जाए, उनको अब जो है वो जारी कर दिया जाए। आपको पता है कि ईरान में कुछ अर्सा पहले बड़े एहतजाज भी हुए थे, इकनॉमिक कंडीशंस उनकी काफ़ी सख्त हमें नज़र आ रही थी। इस चीज़ से 20 अरब डॉलर जारी होने से इकनॉमिकली ईरान को क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, उनका जो बैंक मरकजी ईरान है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, जो उनका स्टेट बैंक है, उसकी जो रिपोर्ट शाया हुई कुछ चंद दिन पहले, उससे ईरान के माशी हालात जो हैं वो बहुत ही संगीन दिखाए गए हैं। उसमें वो जो उनका मरकजी बैंक है वो ये बता रहा है कि जंग के फौरन बाद खदशा इस चीज़ का है कि जो महंगाई की शरह 180% तक जा सकती है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में जब हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 6-7% तक पहुंचती है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। तो वहाँ उनका सेंट्रल बैंक कह रहा है कि 180% तक जा सकती है। लगभग 60% जो आबादी है ईरान की वो शरह गुर्बत से गिर गई है। उनका जो ईरानी रियाल है, जो एक ज़माने में कोई 70-71 रियाल का $1 मिलता था, अब वो लगभग 11 लाख रियाल का $1 बन गया है। तो जो कुव्वत खरीद है ईरानियों की, खास तौर पे इंपोर्टेड चीज़ों के हवालों से, वो तबाह बर्बाद हो गई। यहाँ पे बात जो सामने आ रही है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम कोई 450 किलोग्राम के करीब ईरान के पास रखा है, यहाँ पे शायद उसकी एक्सचेंज हो रही है कि $20 बिलियन जो है वो ईरान को दे दिए जाएं और उसके एवज वो 450 किलोग्राम जो एनरिच यूरेनियम है वो ईरान हवाले कर दे किसी और मुल्क के। तो उससे ईरान को फायदा पहुंचेगा, लेकिन $20 बिलियन से कहीं ज्यादा के नुकसानात हैं ईरान के अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। आपने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जो है वो ख़त्म होने के बाद, इस ऐलान के बाद जो है आलमी मार्केट में बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला है। और आज चूँकि कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है, स्टॉक मार्केट में जो असल ट्रेंड आपको नज़र आएगा वो पीर के रोज़ नज़र आएगा और उसमें ये इम्कान है कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। इसके साथ साथ ऑयल प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि 11.8% जो है प्राइसेस में कमी हमें देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद कमी भी हो सकती है। जैसे ही ये मुआहदा साइन होगा फिर इसके मज़ीद असरात जो हैं वो आलमी मार्केट में हमें देखने को और ऑब्ज़र्व करने को मिलेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।